टीना स्वदेश, और इस शो में हम आपके सवालों का जवाब देंगे। हमारे साथ दिग्गज एक्सपर्ट भी जुड़ेंगे जो कि आपके सवालों का जवाब देंगे। सवाल पूछने का तरीका सबसे पहले आपको बता देते हैं। योर स्टॉक्स में सवाल पूछने के लिए आप अपने सवाल हमें फोन लाइन के जरिए भेज सकते हैं 9167329108। इस पर आप अपने सवाल हमें SMS करके पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप के जरिए भी आप अपने सवाल हमें पूछ सकते हैं, और हमारे सोशल मीडिया हैंडल पर फेसबुक पेज, ट्विटर हैंडल, इंस्टाग्राम पर भी अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। चलिए शो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नज़र डाल लेते हैं अब तक के बाजार पर। और मार्केट में आज हम देख रहे हैं कि एक्सपायरी का दिन है, आज मंथ की एक्सपायरी होगी, और आज एक्सपायरी के दिन अच्छी तेज़ी बाजार में देखने को मिल रही है। निफ्टी पर नज़र डालेंगे तो करीब 85 अंकों की तेज़ी इस वक्त निफ्टी में है, माफ कीजिएगा 70 अंकों की तेजी इस वक्त निफ्टी में है, और बैंक निफ्टी में भी देखेंगे तो करीब 200 अंक ऊपर कारोबार कर रहा है। सेंसेक्स में भी करीब 190 अंकों की तेजी आज दिखाई दे रही है। और आज के सेशन में जो मोमेंटम दिखाई दे रहा है वो है मेटल शेयरों में। निफ्टी के टॉप गेनर्स पर नजर डालेंगे तो देखिए टॉप 3 तो मेटल शेयर ही दिखाई दे रहे हैं आज। JSW स्टील 4% ऊपर है, हिंडाल्को में 3.5% की तेजी है, टाटा स्टील में 3% की मजबूती आज देखने को मिल रही है। उसके बाद टाइटन और सन फार्मा भी देखिए करीब 2% की मजबूती के साथ आज कारोबार कर रहे हैं। वहीं गिरने वाले शेयरों पे बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, यहाँ पे कमजोरी है करीब 1.25 से 1.5% की। इसके बाद मारुति सुजुकी, आयशर और एशियन पेंट्स भी हल्के लाल निशान में कारोबार कर रहे हैं। लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन आज काफी ज्यादा है, और एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी अगर हम देखेंगे तो हर एक गिरने वाले शेयर के सामने करीब 3 शेयर्स हैं जो कि आज हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं। तो अच्छी तेजी है आज मार्केट में, और देखना होगा एक्सपायरी के होते होते इस लेवल को होल्ड कर पाता है या नहीं मार्केट। लेकिन एक बार टेक्निकल ड्राइव भी ले लेते हैं, और दोनों ही एक्सपर्ट हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। वृद्धि इन्वेस्टमेंट से विवेक कारवा और एंजल वन से स्नेहा सेठ, ये दोनों ही हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। आप दोनों का एक बहुत बहुत स्वागत है शो पर। स्नेहा, सबसे पहले तो एक टेक्निकल राय लेना चाहेंगे आपसे। मार्केट में एक्सपायरी के दिन क्या लेवल्स आप वॉच कर रहे हैं, और आज की क्लोजिंग आप कैसे दिखेगी, क्योंकि अभी तो काफी अच्छी मजबूती दिखाई दे रही है, लेकिन कितनी टिकाऊ है ये तेजी? अगर आप रिसेंटली देखें तो ऑप्शन सेगमेंट में अगर आप कल देखें तो जो ट्यूसडे का सेशन था उस पे हमने काफ़ी अच्छी राइटिंग देखी थी कॉल साइड पर। तो अगर आज भी आप देखें तो अपसाइड में 17,800 से लेके 17,900 ये दोनों भी साइड्स में काफ़ी अच्छी राइटिंग आ रही है। इनफैक्ट ऑन दी लोअर साइड अगर आप देखें तो 17,700 के पुट्स में काफ़ी अच्छी राइटिंग है। तो आई थिंक आज का थोड़ा रेंज बाउंड ही मूव रहेगा, ये 100 पॉइंट का रेंज ही रहेगा मार्केट में, और क्लोजिंग इसके बीच में ही आसपास रहेगा। कोई ज़्यादा एक्शन आप नहीं एक्सपेक्ट करें। मे बी उसके बाद अगर आप ओवरऑल बायसनेस देखें तो थोड़ा पॉजिटिव ही है। अब डाउन साइड में 17,600 17,650 के आसपास एक इमीडिएट बेस बन गया है, और अपसाइड में एक बार जब भी 17,800 क्रॉस होता है तो हम 18,000 प्लस लेवल्स भी देख सकते हैं आगे चल के। ओके, ठीक है, तो ये राय मार्केट में आपको दे दी गई है। चलिए आपके सवालों को भी शामिल कर लेते हैं, और पहले दर्शक हमारे साथ पंजाब से इस वक्त जुड़ चुके हैं मयंक शर्मा जी। मयंक जी नमस्कार, क्या सवाल है आपका, पूछिए। गुड मॉर्निंग। आई होल्ड मैम 500 शेयर्स ऑफ TCS एट एवरेज प्राइस ऑफ 300। ओके, कितना समय दे सकते हैं आप मयंक? आई विल गिव 3 to 4 years more. I hold from last 7 months. ओके, ठीक है। विवेक, अगले 2 से 3 साल और दे सकते हैं स्टॉक को, पिछले 7 महीने से होल्ड कर रहे हैं, और इस बीच हमने देखा कि काफ़ी सारी चीज़ें हुई, IT शेयरों में काफ़ी सारे डेवलपमेंट हुए, ग्लोबल चीज़ें भी हो रही थी, और उसके अलावा कंपनी के नतीजे भी आ रहे थे। नतीजों के बाद थोड़ा दबाव ज़रूर दिखा, लेकिन उसके बाद देखिए एक अपवर्ड मोमेंटम बना हुआ है TCS में, लेकिन इनकी खरीदारी से थोड़ा नीचे है। लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाह रहे हैं शेयर को, कैसा लग रहा है आपको TCS, या फिर कोई और IT स्टॉक्स आपको इन स्तरों पर अच्छा लग रहा है? गुड मॉर्निंग पूजा। देखिए TCS IT सेक्टर में मतलब दिग्गज स्टॉक है, और आप कह सकते हो कि नंबर 1 स्टॉक है आज के दिन। रिजल्ट्स ठीक है, म्यूटेड आए थे, लेकिन वो ओवरऑल आप अगर IT सेक्टर देखो तो सब नतीजों में लगभग वैसे ही नतीजे थे, जहाँ पे मार्केट एक्सपेक्टेशन से थोड़े बहुत कम ही समझो आप। लेकिन अगर लॉन्गर टर्म, मतलब मेरा शॉर्ट टर्म, जब ये सवाल पूछे शॉर्ट टर्म देख रहा था कि 3,300 तक ये स्टॉक आराम से जा सकता है, लेकिन इनका 3,700 बाइंग है, लेकिन 3-4 साल होल्ड करने के लिए रेडी है। तो डेफिनेटली इनको
ना सिर्फ उनका बाइंग प्राइस नहीं, इनको मुनाफा भी मिलेगा अगर ये कंटिन्यूअसली होल्ड करते हैं तो टीसीएस यहाँ से अब देखिए जितने भी ग्लोबल इश्यूज थे वहां पे थोड़ा बहुत अभी ठीक ठाक मतलब बैलेंसिंग आउट हो रहा है अभी, और आगे चल के आईटी प्रॉस्पेक्ट्स मुझे अच्छा लग रहा है। तो अंडर परफॉर्मिंग था अब तक, लेकिन यहाँ से अब मार्केट परफॉर्मेंस देना चालू कर सकता है। तो टीसीएस होल्ड रखिए, आपको प्रॉफिट भी होगा। 3-4 साल इज क्वाइट गुड पीरियड। ओके, तो 3-4 साल के लिए कोई दिक्कत नहीं है, टीसीएस में आप होल्ड कर सकते हैं। अगला सवाल उत्तर प्रदेश से हमारे साथ राहुल जुड़ चुके हैं फोन लाइन के जरिए। राहुल जी नमस्कार, क्या सवाल है आपका, पूछिए। मैम मेरे पास विप्रो है 600 की रेट 300। हेलो, ओके, 600 के पास लिया है। और आप कितना समय दे सकते हैं राहुल जी विप्रो में, कितने समय के लिए लिया है आपने? मैम कभी लाइफ टाइम भी दे सकता हूँ, पर कब जाएगा ऊपर पता नहीं चल रहा मेरे को। नुकसान काफी हो चुका है क्योंकि थोड़ा ऊपरी स्तरों पर ले लिया था। ये लेवल्स जो हम देख पा रहे हैं, ये साल के शुरुआत में आपने ये स्टॉक शायद लिया होगा 600 के लेवल पे। आपकी खरीदारी से तो काफ़ी नीचे आ चुका है इस वक्त ये शेयर। आप ही सजेस्ट करिए विवेक। एक और आईटी स्टॉक पर सवाल है, विप्रो पर। अब इनके लेवल्स ये जानना चाह रहे हैं क्योंकि नुकसान तो इनको काफ़ी हो चुका है। 600 के लेवल पर इन्होंने लिया हुआ था। अब ये जानना चाह रहे हैं इनके लेवल्स कब तक दिखेंगे, नुकसान जो हो चुका है इतना, उसकी भरपाई कब तक होगी? तो देखिए भरपाई के लिए अब ये बहुत क्लियर है कि मैं लाइफ टाइम दे सकता हूँ, और लाइफ टाइम में इसकी भरपाई आपको हो जाएगी। लेकिन देखिए स्टॉक 50% करेक्शन है। जैसे पहले वाला सवाल आया था ना टीसीएस से, अगर मुझे आप आज के दिन वैल्यूएशन वाइज पूछो ना, तो मुझे विप्रो टीसीएस से भी बेटर लगता है। और इनके पास अगर टीसीएस होता तो मैं बोलता कि टीसीएस बेच के आप उसको विप्रो में एवरेज कर लो। तो देखिए आज नुकसान है, लेकिन दिग्गज कंपनी है, वैल्यूएशन बहुत अंडर वैल्यूड है आज के दिन। ये कम से कम एटलीस्ट और कुछ नहीं तो 500 रुपए तो ट्रेड होना ही चाहिए यहाँ से। तो अगर आपकी हिम्मत बनती है, दिग्गज कंपनी, कोई डरने की बात नहीं है, अगर हिम्मत बनती है तो आप यहाँ पे और एवरेज भी कर सकते हो। 385 360 लेवल्स बहुत बढ़िया लेवल्स है। मेरे हिसाब से ये एक बाई कॉल रहेगा, और यहाँ पे आप अगर एवरेज कर सकते हो, आपका बाइंग प्राइस मतलब एवरेज प्राइस जल्दी आएगा। तो 50% के बाद तो विप्रो में बाई बनता है, तो प्लीज बाई। ठीक है, आप अभी भी एवरेज कर सकते हैं क्योंकि लाइफ टाइम आप दे सकते हैं, तो कोई चिंता वाली बात नहीं है। कंपनी में निफ्टी कंपनी है, आपके लेवल्स दिखेंगे, लेकिन थोड़ा पेशेंस के साथ आपको समय यहाँ पर देना पड़ सकता है, और अभी भी आप इन स्तरों पर एवरेज कर सकते हैं। चलिए अब अगला सवाल ले लेते हैं, और ये हमें मुंबई से अमरीश जी ने भेजा है व्हाट्सएप के जरिए। पॉलीप्लेक्स पर इनका सवाल है। 65 शेयर्स इन्होंने 2300 के लेवल्स पर लिए हुए हैं। इनको भी यहाँ पर काफ़ी नुकसान हो रहा है स्टॉक में। अगर हम देखें तो पिछले 1 महीने में इस स्टॉक में भी काफ़ी ज़्यादा गिरावट दिखा चुका है। इनफैक्ट पिछले 6 महीने से ही स्टॉक एक डाउन ट्रेंड में ही नज़र आ रहा है, और 36% की गिरावट इस स्टॉक में देखने को मिल चुकी है। इनकी खरीदारी 2300 के आसपास है, यानी कि जब गिर रहा होगा ये स्टॉक, तब इसमें इन्होंने एंट्री लेने की कोशिश की, लेकिन कुछ फायदा यहाँ पर इनको हुआ नहीं। स्नेहा, क्या सजेस्ट करेंगी आप अमरीश जी को, और पॉलीप्लेक्स में क्या टारगेट देख रही हैं? अगर आप ये काउंटर देखें तो काफी अच्छा करेक्ट हो गया है। ऑन द वीकली चार्ट अगर आप देखें तो थोड़ा 89 के ईएमए के आसपास ट्रेड कर रहा है। आई थिंक एक अच्छा बेस है इसको अराउंड, अब देखें तो अराउंड 1690 के आसपास 1680 जोन पे एक अच्छा बेस है। तो आई वुड सजेस्ट कि एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के अराउंड आप जो रिसेंटली जो लो गया था दैट इज 1685 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करें। यहाँ से रिकवरी के चांसेस है। जैसे ही ये काउंटर एक बार आपको अगर 1830 लेवल्स क्रॉस करते हुए मतलब लाइक इमीडिएटली जो टारगेट है वो 1830 रहेगा फर्स्ट, और अगर वो क्रॉस होता है तो इसमें एक अच्छी मोमेंटम आ सकती है, और जिसके कारण यू कैन एक्सपेक्ट करके कि इसमें 2000 प्लस लेवल्स भी देखने को मिले। तो आई वुड सजेस्ट कि यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफी अच्छा है, तो इसे होल्ड करना चाहिए। ठीक है, तो आप अभी भी होल्ड कर सकते हैं, आपको जल्द ही रिकवरी स्टॉक में देखने को मिलेगी। अगला सवाल मुंबई से हमें प्रभाकर
जी ने भेजा है। स्नेहा आप ही सजेस्ट करिए, यूपीएल पर सवाल आया है इनका और 1 महीने का ही व्यू है। 800 शेयर्स इन्होंने 808 के लेवल पर लिया हुआ है और इस वक्त देखिए इनकी खरीदारी से तो काफ़ी नीचे आ चुका है, 700 पर है और करीब करीब 100 रुपये प्रति शेयर का इनको यहाँ पर नुकसान भी हो रहा है हाल फिलहाल में। हालांकि हमने देखा स्टॉक में तेज़ी तो आई थी अच्छी, लेकिन इनके लेवल्स यहाँ पर नहीं दिखाई दिए। 1 महीने का समय और दे सकते हैं स्टॉक को, क्या करना चाहिए यूपीएल में? आई थिंक यूपीएल थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा है। एक स्ट्रॉन्ग मूव आई थी इसमें, उसके बाद थोड़ा सा कंसोलिडेशन है, बट एक अच्छा बेस फॉर्म हो रहा है अराउंड 650 जोन। तो आई थिंक जब तक उसको रिस्पेक्ट कर रहा है इसमें, आई डोंट थिंक देयर इज अ साइन ऑफ कुछ वरीसम करने की जैसे कोई बात है। इनफैक्ट अगर आप जब रिसेंटली अपमूव जो देख रहे हैं उसमें वॉल्यूम्स काफी अच्छे रहे, विच इज अ पॉजिटिव इंडिकेशन। तो आई थिंक यहाँ पे इमीडिएटली एक रेजिस्टेंस है अराउंड 89 EMA विच इज ऑन द डेली चार्ट, दैट इज अराउंड 716 के आसपास। तो एक बार वो क्रॉस हो जाता है ऑन अ क्लोजिंग बेसिस तो इसमें एक अच्छी मूव आ जाएगी और इसमें पॉसिबल भी है करके कि ये लेवल्स जो मैं आपको बात करी वो आ जाए। तो आई वुड सजेस्ट करें कि इसे होल्ड करें। एक अगर स्टॉप लॉस की बात करते हैं तो एक फिक्स स्टॉप लॉस शुड बी अराउंड 667 के आसपास, और अपसाइड में पहला टारगेट विल बी कि एक बार आपको लेवल जो वॉच करना है अपसाइड में, दैट इज 724, और उसके बाद अगर वो क्रॉस होता है तो यू कैन एक्सपेक्ट करके कि काउंटर अराउंड से आराम से आपको 775 780 जोन तक लेके जा सकता है और आपको प्रॉफिट्स आ जाएंगे। ओके ठीक है, तो ये राय आपको स्टॉक में दे दी गई है। चलिए ये तो राय हुई यूपीएल पर, लेकिन एक और कंपनी पर फोकस करते हैं और खबरों में है आज डाबर के नतीजे भी आए, मैनेजमेंट कमेंट्री भी हम देख रहे हैं कि काफ़ी अच्छी है। उसके अलावा एक और अपडेट आ रहा है कंपनी की तरफ से, घरेलू मसाला सेगमेंट में खासी हलचल इस वक्त देखने को मिल रही, क्योंकि आईटीसी के बाद अब दिग्गज एफएमसीजी कंपनी डाबर ने भी इस सेगमेंट में एंट्री लेने की तैयारी कर ली है। मसाला सेगमेंट को लेकर एक खास रिपोर्ट शरद हमारे पास लेकर आए हैं। शरद बताइए क्या कुछ डेवलपमेंट हो रहा है इस सेगमेंट में, डाबर को लेकर क्या अपडेट है? जी बिल्कुल, स्टार्ट करते डाबर के एक्विजिशन से, जो ऑलमोस्ट 51% एक्विजिशन करने वाले बादशाह मसाले में। इसका डील वैल्यू लगभग 588 करोड़ का है और 5 साल में जो है खरीदारी करेंगे। हाल ही में रिपोर्ट्स भी आ रही थी कि एचयूएल भी इंटरेस्ट दिखा रहे हैं एमडीएच के बिजनेस को अक्वायर करने के लिए, और इसका जो वैल्यू है जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 10,000 से लेकर 15,000 तक करोड़ तक हो सकता है आपके एमडीएच की बिजनेस को लेके। ऑफकोर्स इसके अलावा जो है इम्पॉर्टेंट बात ये भी रहेगी कि जो स्पाइस इंडस्ट्री है उस पर हम फोकस रखने वाले हैं, और क्यों इम्पॉर्टेंट है स्पाइस इंडस्ट्री भारत के लिए, भारत की मसाला इंडस्ट्री के लिए। तो सबसे पहला है कि भारत सबसे बड़ा कंजम्पशन करता है आपका स्पाइस का ऑल ओवर इंडिया, और भारत के मार्केट में जो है रीजनल ब्रांड्स जो है टोटली डोमिनेट करते हैं। तो इसका ये बहुत इंपॉर्टेंट बात ये होता है कि जो ब्लेंडेड स्पाइसेस होते हैं, जो सारे स्पाइसेस एक साथ मिले होते हैं, और जिस तरह हम लोग जो है मेट्रो एरियाज़ में जो है इसकी डिमांड बहुत स्ट्रॉन्ग है, मार्जिन बहुत अच्छी है और एक अच्छी ग्रोथ पोटेंशियल भी है यहाँ पे एनालिस्ट का मानना है, तो इस पे ज़रूर फोकस रखेगा। लेकिन जो भारत की जो स्पाइस मार्केट है अभी भी हाईली रीजनल है और सेगमेंटेड बेसिस पे है। अब कुछ इंपॉर्टेंट जो है आप कह सकते हैं मर्जर्स और एक्विजिशन स्पेस में, सबसे पहले आईटीसी का देखेंगे। 2100 करोड़ का जो है सनराइज फूड्स को खरीदारी की थी इस डील को लेके। इसके अलावा ओखला जो है कंपनी, उन्होंने भी मेजॉरिटी स्टेक लिया था ईस्टर्न कॉन्डिमेंट्स में, लगभग 2000 करोड़ के लिए था। और एक वीसी प्लेयर है A91 पार्टनर्स, उन्होंने भी जो है पुष्पा मसाले में जो है 25% की जो है हिस्सेदारी खरीदी है। अब याद रखिए जो आईटीसी ओखला जैसे कंपनीज है, इन्होंने वैल्यूएशंस में प्रीमियम में दिए हैं, और ये इसीलिए दिए हैं ताकि स्केल हो पाए उनका स्पाइसेस मार्केट में। अब इंडस्ट्री की ग्रोथ के बारे में बता देते कि ब्रांड मसालों के जो बाज़ार है 50,000 करोड़ का जो है इनके डबलिंग होने का बात है। इसके अलावा अगर स्पाइसेस की बात करें तो CAGR 25% का ग्रोथ का उम्मीद है अगले 3 साल में, और स्ट्रेट स्पाइसेस के बारे में बात करें तो 12% का CAGR ग्रोथ है। अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट में भी बढ़त होने वाली है, अब 36% से बढ़ के 50% तक हो जाए बात। और एक चीज़ बता दूँ, एक गर्व का बात है कि स्वदेशी ब्रांड्स ही हैं जो सब टॉप मार्केट लीडर्स हैं। आप एवरेस्ट ले लीजिए, MDH ले लीजिए, शक्ति मसाले, आचा और ईस्टर्न कॉन्डिमेंट्स, ये सब के मार्केट शेयर जो है टॉप जो है सब जो है इंडियन प्लेयर्स हैं।
कोई भी एमएनसी कंपनीज का हाथ नहीं है। और आखिर में इंपॉर्टेंट बात होती है वैल्यूएशंस। भैया वैल्यूएशंस क्या है? तो इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो स्पाइस इंडस्ट्री की पी रेशियो है वो लगभग 12 से लेकर 15 गुना तक होती है, और ये डील भी ऑलमोस्ट जो है इनलाइन रही है आपके इंडस्ट्री एक्सपेक्टेशंस को लेके। और मसाले कंपनी में जो एवेंडस की रिपोर्ट आई है वो कह रहे हैं कि जो वैल्यूएशन है वो 10 साल में 6 गुना बढ़ चुकी है आपके टॉप के 5 कंपनीज़ को लेके। तो ये स्पाइस इंडस्ट्री इंडिया का जो है बहुत मसालेदार हो चुका है और बहुत इंटरेस्टिंग हो गया है मर्जर्स और एक्विजिशन पर्सपेक्टिव के भी। बिल्कुल, वेरी इंटरेस्टिंग रिसर्च। और हम देख सकते हैं कि जो आंकड़े अभी शरद बता रहे थे काफ़ी इंटरेस्टिंग आंकड़े हैं। ब्रांडेड मसालों को लेकर 50,000 करोड़ का मार्केट होने की उम्मीद है, और जिसमें कि जो स्वदेशी ब्रांड्स हैं उनका दबदबा है, अच्छे मार्केट शेयर के साथ हैं इस वक्त। और देखिए जितने भी अब एमएनसी प्लेयर्स हैं, बड़े प्लेयर्स हैं, वो भी अब इसमें इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट यहाँ पर निकल कर आई है, और कुछ इंटरेस्टिंग आंकड़े भी इस वक्त देखने को मिल रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शरद आपका ये सारी जानकारी देने के लिए। तो डाबर ने भी अब इस सेगमेंट में एंट्री ले ली है। विवेक, अभी शरद भी एक रिसर्च बता रहे थे, डाबर की तरफ से एक बड़े एक्विजिशन की घोषणा भी हुई थी, और मसाले सेगमेंट जो है इसको लेकर भी एफएमसीजी मार्केट में अगर देखेंगे तो काफी ज्यादा इंटरेस्ट बना हुआ है। आप इस खबर को कैसे देख रहे हैं? देखिए पूजा, ये खबर पॉजिटिव रहेगी, और कारण आपके कलीग ने बताया था कि अगले कुछ साल में ये 5 गुना से लेकर 6 गुना इंडस्ट्री हो जाएगी। डाबर को ये एक एक्विजिशन बहुत जरूरी था, क्योंकि एज बिजनेस एक स्टैग्नेंट लेवल पे चल रही थी डाबर। और अगर आप पिछले कुछ क्वार्टर्स का रिजल्ट्स देखो तो आपको लगेगा कि अब इतना कोई खास रिजल्ट नहीं है, सिंगल डिजिट्स में ये लोग ग्रोथ कर रहे थे। तो ये एक एक्विजिशन हो सकता है कि वो इम्पटस दे आगे चल के थोड़ा ग्रोथ बढ़ाने के लिए। तो ओवरऑल मैं डाबर पे पॉजिटिव, वैल्यूएशन थोड़ा सा यहाँ पे कॉस्टली लग रहा है, लेकिन अगर ऐसे एक्विजिशंस और ऑर्गेनिकली इनऑर्गेनिकली अगर कंपनी और आगे बढ़ती है तो ओवरऑल लॉन्गर टर्म में ये कंपनी अच्छा ही करने वाली है। तो होल्ड रहेगा ये तरफ से। बिल्कुल, तो डाबर में इन स्तरों पर भी होल्ड करने की राय आपको दी जा रही है। आज देखिए नतीजों के कारण और जो भी घोषणाएं हुई है, मैनेजमेंट कमेंट्री जिस तरीके से आ रही है, हम देख रहे हैं 2% की मजबूती के साथ आज डाबर भी कारोबार कर रहा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कुछ और भी सवालों को शामिल करते हैं। डेल्टा कॉप पर एक सवाल आया है हमें मुंबई से, अभय चांद जी ने भेजा है, और इनका सवाल है डेल्टा कॉप पर 150 शेयर्स इन्होंने 237 के लेवल्स पर लिए हुए हैं। एक बार लेवल्स एक बार देख लेते हैं। डेल्टा कॉप शेयर अगर अभी देखें तो 222 के पास कारोबार कर रहा है, और इनकी खरीद के पास ही है। हालांकि हमने देखा था डेल्टा कॉप में हाल फिलहाल तेजी तो अच्छी आई थी, फेस्टिव सीजन का भी फायदा मिल रहा था, और जो नतीजे आए थे कंपनी के वो भी काफ़ी स्ट्रांग थे। रेवेन्यू अपने हाईएस्ट एवर रेवेन्यू कंपनी ने रिकॉर्ड किया था, प्री कोविड लेवल पर भी आ चुके हैं कुछ नंबर्स मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग, और उसके बाद हमने देखा स्टॉक में तेजी भी बनी थी। स्नेहा, डेल्टा कॉप के चार्ट्स कैसे लग रहे हैं आपको? नतीजा आने के बाद यहाँ पर थोड़ा हल्की यहाँ पर सपाट कारोबार करते हुए नजर आया डेल्टा कॉप का शेयर, बट ओवरऑल व्यू क्या बन रहा है आपका? क्योंकि इनकी जो खरीदारी है थोड़ी ऊपर लेवल की है, अभी इन स्तरों पर क्या राय देंगी आप इन्हें? कि अगर आप डेल्टा कॉप देखें तो मेरा मानना है कि यहाँ पे होल्ड ही करना चाहिए। इनफैक्ट एक अच्छा मूव आया है, उसके बाद कंसोलिडेट करके फिर से इसमें स्ट्रेंथ ही दिख रही है। आई थिंक एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस है, दैट इज अराउंड 227 टू 28 जोन। एक बार वो क्रॉस होता है तो इसमें एक अच्छी मूव आ जाएगी, जिसके कारण यू कैन एक्सपेक्ट करके कि काउंटर एटलीस्ट 250 से लेके 260 तक के लेवल्स भी दिखा सकता है। तो आई वुड सजेस्ट होल्ड करें। एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस अगर किसी को लगाना है तो दैट शुड बी अराउंड 208। तो 208 के आसपास आप स्टॉप लॉस लगाकर होल्ड कर सकते हैं। डेल्टा कॉप पर ये रहे, आज आधा % ऊपर स्टॉक कारोबार कर रहा है, लेकिन अच्छी तेजी स्टॉक में भी पिछले कुछ समय में दिखाई है। चलिए अब अगला सवाल ले लेते हैं, और दिल्ली से अब्दुल कादिर जी ने सवाल हमें भेजा है अशोक लेलैंड पर। 300 शेयर्स 151 पर इन्होंने खरीदारी की हुई है, और ये भी स्टॉक इनकी खरीदारी के आसपास ही कारोबार कर रहा है। 147 पर स्टॉक ट्रेड कर रहा है। ओके, ये हमारे साथ फोन लाइन के जरिए इनफैक्ट जुड़ चुके हैं। अब्दुल जी, आवाज आ रही है आपको? सवाल पूछिए अपना। आ रही है जी। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ हाँ। अशोक लेलैंड का स्टॉक है आपके पास, कितने समय दे सकते हैं आप सर कंपनी में? इसको 2-3 साल के लिए रखना चाहते हैं।
ओके, ठीक है। विवेक जी, आप सजेस्ट करिए अशोक लेलैंड 2-3 साल के लिए कैसा है कि खरीदारी के पास ही वैसे तो कारोबार कर रहा है, बट आगे के लिए क्या लेवल्स आप वॉच कर रहे हैं? देखिए, कंपनी एक मैं बोलूंगा कि रिवाइवल मोड पे है। इन वैल्यूएशंस पे डेफिनेटली एक फेयर वैल्यूएशन या फिर अंडर वैल्यूएशन पे चल रही है कंपनी। ऑटोमोबाइल में काफी बुलिश हूँ, तो इसमें मेरे अगर टॉप पिक्स रहेंगे तो टाटा मोटर्स, अशोक लेलैंड, महिंद्रा एंड महिंद्रा, ये सब रहेंगे। और उसमें अशोक लेलैंड भी आता है। ठीक है, आगे चल के दो तीन चीज है। एक तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट चल रहा है भारत में, उसका बेनिफिट इस कंपनी को आगे चल के मिलने वाला है। और दूसरी चीज, ईवी स्पेस जो मतलब कमर्शियल व्हीकल्स है, उसमें अभी तक ईवी इतना जोर शोर से पकड़ा नहीं है। लेकिन अशोक लेलैंड के पास आज के दिन पूरी टेक्नोलॉजी वगैरह अवेलेबल है, जहाँ पे ये लोग ईवी स्पेस में भी अंदर आने वाले हैं। तो होल्ड रहेगा मेरी तरफ से। और मुझे लगता है कि वेरी शॉर्ट टर्म में, ऑफकोर्स इन्होंने शॉर्ट टर्म के लिए पूछा नहीं है, वेरी शॉर्ट टर्म में ये 160 170 तक जाना चाहिए। लेकिन आप अगर 2 या 3 साल के लिए वेट करने के लिए रेडी हो, तो आपको 190 200 आराम से इसमें मिल सकता है। तो होल्ड रहेगा, कंपनी अच्छी चल रही है और रिवाइवल मोड पे है, जैसे मैंने कहा। और ऑटोमोबाइल सेक्टर ओवरऑल आगे चल के ग्रोथ दिखाएगा। ठीक है, तो होल्ड कर सकते हैं। 190-200 के लेवल्स भी आपको देखने को मिल सकते हैं स्टॉक में। बने रहने की राय अशोक लेलैंड में। चलिए, ये तो हुए कुछ सवालों के जवाब, लेकिन अब रुख करते हैं हमारे खास सेगमेंट का, कमोडिटी की ABCD। और हर रोज की तरह हम आपके लिए कमोडिटी मार्केट की कुछ छोटी छोटी बारीकी आपके सामने लेकर आते हैं, और कुछ डिटेल्स और कुछ रिसर्च लेकर विश्वमोहन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विश्वमोहन, बताइए आज का टॉपिक क्या है? आज कमोडिटी के ABCD में हम बात करेंगे नेचुरल गैस के ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट की। MCX पर इसकी ट्रेडिंग होती है। अब सुबह 9 बजे से रात के 11:30 बजे तक इसमें आप ट्रेड कर सकते हैं। अब इस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में समझिए। ये फ्यूचर पर आधारित कॉन्ट्रैक्ट है, यानी फ्यूचर्स की एक्सपायरी 25 तारीख को होती है। अगर महीने की पहली तारीख को शुरुआत होगी और फ्यूचर की एक्सपायरी के 2 दिन पहले ऑप्शंस की एक्सपायरी होगी। अगर उस समय तक आप इसे होल्ड करते तो डिवॉल्व हो जाएगा फ्यूचर्स मार्केट में। और फ्यूचर्स की देखिए तारीख 25 तारीख को एक्सपायरी होती है। अब लॉट साइज की अगर बात करें तो 1250 का यहाँ पर लॉट साइज है, यानी हर 1 रुपए ऊपर जाने पर या नीचे जाने पर आपको 1250 रुपए का फायदा यहाँ पर हो सकता है। और जो टिक साइज है 0.05 का है, और 5 रुपए के इंटरवल पर यहाँ पर स्ट्राइक प्राइस रहते हैं। आप ऑप्शंस बायर हैं, और अगर कॉल बाई करे या पुट बाई करे, आपको फायदा हो के तौर पे असीमित फायदे की गुंजाइश रहेगी। लेकिन आपको जो कॉस्ट होगा वो सिर्फ आपके लिए प्रीमियम तक सीमित होगा। लेकिन अगर आप ऑप्शंस राइटर या सेलर हैं, फिर आपके लिए वो मार्जिन फ्यूचर्स के तर्ज पर लगेगा, और वहाँ पर जो फायदा होगा सिर्फ प्रीमियम तक सीमित होगा, लेकिन नुकसान यहाँ पर असीमित फ्यूचर्स मार्केट की तरह हो सकता है। अब कॉस्टिंग की बात करें कि कॉस्ट कैसे यहाँ पर कैलकुलेट किया जाता है, तो कॉस्ट की अगर बात करें तो मान लीजिए अगर 500 रुपये के आसपास फिलहाल नेचुरल गैस का भाव चल रहा है। अगर 500 के स्ट्राइक की कॉल अगर आप उठाते हैं तो 500 को 1250 जो कि लॉट साइज है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, वही आपका प्रीमियम मनी है जो आउटगो होगा, और जो भी ऊपर भाव जाएंगे वो आपका फायदा होगा। इसी तरह से 510 के अगर स्ट्राइक प्राइस की अगर आप कॉल उठाते हैं तो 510 को का जो ये प्रीमियम होगा वो उसके हिसाब से 1250 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आपका प्रीमियम, ये आपका आउटगो होगा, मुनाफा यहाँ पर असीमित होगा। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। लेकिन इसका फ़ायदा क्या है अगर ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं, तो आपके लिए हेजिंग के लिए एक बेहतर टूल्स आपको मिल जाता है, रिस्क मैनेजमेंट के लिए बेहतर विकल्प आपको मिल जाता है, इंडस्ट्री ट्रेडर तमाम तरह के, क्योंकि यहाँ पर मार्केट का डेप्थ भी काफ़ी बेहतर हो गया है, वॉल्यूम टर्नओवर काफ़ी बेहतर हो चुके हैं। तो ट्रेडिंग के लिए एक बेहतर विकल्प है MCX का नेचुरल गैस। ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया विश्वमोहन आपका ये जानकारी देने के लिए। तो नेचुरल गैस में ऑप्शन कैसे ट्रेड करना चाहिए इसके बारे में अभी हम आपको डिटेल में बता रहे थे, और ऐसे ही इससे जुड़े कुछ और भी टॉपिक्स हम रोज़ आपके लिए कमोडिटी की ABCD में लेकर आते हैं। चलिए अब वापस से लौटते हैं मार्केट पर, और हम देख रहे हैं कि बाजार इस वक्त भी देखिए अच्छी मजबूती के साथ है। करीब 80 अंक ऊपर इस वक्त मार्केट कारोबार कर रहा है। निफ्टी में 211 अंकों की तेज़ी इस वक्त देखने को मिल रही है।
आज मेटल स्टॉक्स में जो तेजी है इसमें उसमें भी राय ले लेते हैं। विवेक, आज अच्छी तेजी देखने को मिल रही है मेटल शेयरों में। इसके पीछे भी काफ़ी सारी वजह हम देख रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में जो मेटल के दाम है वहाँ पर तेजी है। इसके अलावा डॉलर में भी एक नरमी आई है। तो ये जो मेटल में तेजी आई है इसे आप एक ट्रेडिंग की तरह देख रहे हैं? ट्रेडिंग के लिहाज से यहाँ पर फिलहाल इसमें पोजीशन लेनी चाहिए या फिर लॉन्ग टर्म के लिए मेटल स्टॉक्स इन स्तरों पर आपको अट्रैक्टिव नजर आ रहे हैं? पूजा, देखो लॉन्ग टर्म के लिए मुझे मेटल यहाँ पे अच्छे लग रहे हैं। करेक्शन जो हमने देखा था मेटल्स में, मतलब एक बहुत बड़ा रैली चल रहा था और उसके बाद में जब ओवरऑल इकोनॉमिक सिचुएशन दुनिया भर की खराब हुई और मेटल प्राइसेस में गिरावट आई, उसके बाद में जो हमारे लिस्टेड कंपनीज है, पर्टिकुलरली कंपनीज लाइक टाटा स्टील, सेल, नाल्को, ये सब में बहुत बड़ी गिरावट हमने देखी। अब इन स्तरों पे मतलब इस रैली के बावजूद भी वैल्यूएशन वाइज ये काफी अच्छे लग रहे हैं। तो हो सकता है कि मतलब 1 या 2 दिन के लिए आप इसको ट्रेडिंग बेट यूज करो, लेकिन जहां पे भी आपको डिप मिलता है, आज या कल में अगर डॉलर समझ लो वापस अप्रिशिएट होता है या फिर मेटल में थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग वापस आती है और ये आपको निचले स्तर पे मिलते हैं, तो मेरे हिसाब से ये सारे के सारे मेटल एक अक्यूमुलेशन जोन में है। तो यहाँ से जो इंडिया स्टोरी है वो इंटैक्ट है और अगर मेटल प्राइसेस गिरते हैं तो इन कंपनीज को आगे चल के फायदा ही होने वाला है और हमारे इकोनॉमी के लिए ये ओवरऑल बेनिफिशियली रहेगा। तो मेटल्स एक बाई कॉल रहेगा ऑन एवरी डिप। बिल्कुल। तो ये राय मेटल शेयरों पर आपको दे दी गई है। लेकिन चलिए आज एक और कंपनी पर फोकस करते हैं, वो है आईएफएल फाइनेंस। आज हम देख रहे हैं कि करीब 5% से ज़्यादा की तेज़ी इस स्टॉक में देखने को मिल रही है और उसकी वजह है कंपनी के नतीजे। शानदार ग्रोथ आए हैं। आय में देखेंगे 21% की ग्रोथ, मुनाफे में 36% की ग्रोथ दर्ज हुई है। इसके अलावा हर फ्रंट पर जो नंबर्स हैं वो अच्छे दिखाई दे रहे हैं। लोन ग्रोथ के फ्रंट पर भी नंबर्स काफ़ी अच्छे दिखाई दे रहे हैं। नतीजों पर और ज़्यादा डिटेल में बात करने के लिए हमारे साथ कंपनी के मैनेजमेंट जुड़ चुके हैं। आईएफएल फाइनेंस के सीएफओ कपीश जैन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। कपीश जी, थैंक यू सो मच ईटी नाउ स्वदेश को समय देने के लिए। काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस इस तिमाही देखने को मिली। हम समझना चाहेंगे आपसे कहाँ से कंट्रीब्यूशन आ रहा है लोन ग्रोथ पे। लोन बुक में जाके 25% ग्रोथ इस बार दिखी है। क्या फैक्टर्स कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इस बार की तिमाही में? मार्केट हैज बीन वेरी फेवरेबल, तो उसकी वजह से हम अक्रॉस द बोर्ड हमारा फोकस रिटेल प्रोडक्ट्स पे रहा है एंड मोर वी आर मूविंग टुवर्ड्स रिटेल। सो रिटेल में होम लोन इज बीन द लीड सेक्टर। उसके अलावा गोल्ड लोन हैज आल्सो डन वेल एज वेल। सो ग्रोथ हैज कमिंग लार्जली फ्रॉम द रिटेल प्रोडक्ट्स, जिसको हम कोर सेगमेंट बोलते हैं हमारे, जिसमें होम लोन आता है, माइक्रो फाइनेंस आता है, गोल्ड आता है और बिजनेस लोन्स आते हैं। उस सेक्टर में ग्रोथ 28% की है और ओवरऑल ग्रोथ 25% की है। हमने बोला है कॉर्पोरेट में हम उसको टोन डाउन करेंगे, उसमें हमारा डी ग्रोथ है 9%। सो एंड मार्केट फेवरेबल होने की वजह से क्रेडिट ग्रोथ अक्रॉस द बोर्ड has gone well. In spite of rate hikes, we have been able to pass on our rate hikes, which has helped us in improving our NIM. So अगर हमारे NIM को देखें तो हमारा NIM 7% के ऊपर है और हमें लगता है कि हम इसको मेंटेन कर पाएंगे। दूसरा, एसेट लाइट मॉडल पे काम करते हैं तो उससे हमें को लैंडिंग के अरेंजमेंट्स में बैंकों से भी ग्रोथ की सपोर्ट मिलती है एंड दैट वी थिंक विल कंटिन्यू फॉर अ गुड टाइम। ओके। होम लोन को लेकर ही अगला सवाल होगा। तकरीबन 35% की ग्रोथ जो आंकड़े अभी हमारे पास हैं, लोन बुक के एयूएम में करीब 35% का कंट्रीब्यूशन होम लोन से आता है। लेकिन हम देख रहे हैं इस वक्त की रियल एस्टेट डिमांड फिलहाल तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन जिस तरह से रेट हाइक हो रही हैं, क्या आपको लगता है कि क्रेडिट डिमांड पर कुछ असर देखने को मिल सकता है? और आने वाले समय के लिए क्या आउटलुक आप शेयर करेंगे होम लोन डिमांड को लेकर? तो मैडम, हमारा होम लोन का जो सेगमेंट है ये अफोर्डेबल सेगमेंट है और अगर आप होम लोन में देखें पिछले कुछ सालों से, कुछ वर्षों से ग्रोथ हुई नहीं है। रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज काफी टोन डाउन रहे हैं, लोगों की इनकम, उनकी कमाइयां बढ़ी है। सो अफोर्डेबिलिटी बहुत फास्ट तरीके से इंप्रूव हुई है, विच इज हेल्पिंग अस टू मेक श्योर दैट पीपल आर एबल टू स्टिल बाय प्रॉपर्टीज एंड एबल टू देन टेक द लोन्स फ्रॉम अस। सो एक लोन का जो इंटरेस्ट रेट है वो एक छोटा सा हिस्सा होता है उसकी पूरी आमदनी के ऊपर जो उसको चुकाना होता है, बट जो मेन प्रोडक्ट है जो वो बाय करता है एसेट, उसके दामों में ज्यादा बढ़ोतरी हुई नहीं है कुछ सालों से बजाय उसकी कमाई के सामने, एंड देयरफॉर ही इज बेटर प्लेस टू बाय हिज एसेट एंड दैट इज हेल्पिंग इन द ग्रोथ इन द होम लोन सेक्टर। अगर आप ग्लोबली भी कंपेयर करो, और ये डेटा हम सबके पास है, अगर हम कंपेयर करते हैं मॉर्गेज टू जीडीपी अक्रॉस ऑल डेवलपिंग मार्केट्स आल्सो, एंड इंडिया इज स्टिल वेरी लो। सो बहुत पोटेंशियल है, सपोर्ट है रेगुलेटर का, which is helping us to get money at the right price.
और सबसे बड़ा काम जो होम लोन में है कि आपको लॉन्ग टर्म पैसे मिलने चाहिए, क्योंकि आप लॉन्ग टर्म एसेट देते हैं। लॉन्ग टर्म पैसे हमें एनएचबी से मिलता है, जिससे हमारा एएलएम अच्छे से मेंटेन होता है। तो ऐसा नहीं कि आज मैंने अगर किसी रेट पे दिया तो आगे जाके मुझे बोरिंग में इशू हो सकता है। एएलएम मैच होने की वजह से यू आर एबल टू पास ऑन द रेट्स एंड स्टिल मैनेज योर एसेट एंड द एएलएम इन अ बेटर वे। तो हमें लगता है दिस ग्रोथ विल बी सस्टेनेबल। हमने कुछ रेट्स पास ऑन किए हैं, अगर आगे भी हाइक आता है देन वील अकॉर्डिंगली डिसाइड, क्योंकि कॉस्ट ऑफ बोरिंग इतने तेजी से बढ़ती नहीं है, क्योंकि आपने बोरिंग ऑलरेडी लॉन्ग करके रखी हुई है, जो आपने ऑलरेडी लॉक करके रखी हुई है। तो उसके सामने अगर रेट हाइक आता भी है तो मार्जिनल बुक में आएगा, जो आपकी फ्लोटिंग बुक है। जो फिक्स रेट बोरिंग आपने करके रखी है उसको रेट हाइक का बेनिफिट मिलता है। तो इन स्पाइट ऑफ वी सीइंग अ रेपो रेट हाइक, नॉट द एंटायर रेट needs to be increased, and therefore the customer also gets some benefit from the past borrowing that the company already holds. राइट। और माइक्रो फाइनेंस लोन को लेकर किस तरह का ट्रेंड आप देख रहे हैं वहाँ पर? इस वक्त कलेक्शन एफिशिएंसी कैसी है और आगे के लिए क्या डिमांड आपको दिखाई दे रही है माइक्रो फाइनेंस सेगमेंट के लिए? तो माइक्रो फाइनेंस सेगमेंट हम सबको पता है हैज बीन टू द लोएस्ट हेड ऑफ द पिरामिड, एंड देयरफॉर पिछले 2-3 सालों में उस सेगमेंट में प्रेशर रहा है, क्रेडिट कॉस्ट के भी इश्यूज रहे हैं, बट अब हमें लगता है कि वो सेगमेंट अब ओपन अप हो रहा है और उसकी वजह से द ग्रोथ विल कम इन दैट सेगमेंट। वी आर आल्सो प्रिपेयर्ड आवरसेल्व्स वेल टू सपोर्ट दैट ग्रोथ, और उसकी वजह से हमें लगता है माइक्रो फाइनेंस सेगमेंट विल शो सम मोमेंटम एंड ग्रोथ। नेक्स्ट 1 year इज वेरी क्रिटिकल टू सी हाउ इट स्पैन्स आउट, because with the segment opening up, there have been some change in the entire modeling as well for the microfinance segment, which everybody has to get aligned to. As one gets aligned to that new way of doing that business, we should be able to then do us as well. But उसमें हम अगले 1 साल देखते हैं how does it progresses, and if it works out in the right way with regard to our profitability and our NIM and the spread, we would like to go ahead and continue, because it's a segment which gives you a completely priority sector asset as well. Which every bank wants to leverage and take on. राइट। थैंक यू सो मच कपिश हमारे साथ जुड़ने के लिए और डिटेल में नतीजों पर और आगे के ग्रोथ आउटलुक पर भी हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये थे कंपनी के मैनेजमेंट और आगे के लिए भी आउटलुक उन्होंने शेयर किया जो कि काफ़ी पॉजिटिव है और नतीजों में तो अच्छा ग्रोथ दिखाई दे ही रही है। स्टॉक इस वक्त 5% ऊपर है। एक बार फंडामेंटल राय ले लेते हैं और स्नेहा फिर आपके पास भी आएंगे टेक्निकल चेक लेने के लिए स्टॉक पर। विवेक, आईएफएल फाइनेंस के नतीजे आपने कैसे देखे, कैसे एनालाइज किए और अब मैनेजमेंट को भी आपने सुना, आपको कैसी ग्रोथ स्टोरी नज़र आ रही है कंपनी को लेकर? वाला है आईएफएल फाइनेंस एज सच मैं कहूंगा कि मैं थोड़ा अवॉइड करूंगा, क्योंकि वैल्यूएशन वाइज यहाँ पे कॉस्टली लग रहा है। रिजल्ट्स बहुत अच्छे थे और ये हो सकता है कि एक वन ऑफ हो। अब बढ़ते हुए इंटरेस्ट रेट सिनेरियो में ये कैसे आगे चल के करने वाला, ये थोड़ा क्वेश्चन मार्क रहेगा। लेकिन ओवरऑल अगर आप बैंकिंग एंड फाइनेंस सेक्टर में रहना है तो मेरे हिसाब से बैंकिंग सेक्टर बहुत अच्छा लग रहा है। इनफैक्ट 2-3 बैंक्स के रिजल्ट आज सुबह से आपके चैनल पर डिस्कस हो रहे हैं, तो आईएफएल अच्छा है स्टॉक, लेकिन ऑन डिप्स अच्छा रहेगा। मुझे लगता है कि यहाँ पे थोड़ा सा वैल्यूएशन स्टेज्ड लग रहा है इस रिजल्ट्स के बाद। और अगला सवाल हमें आया है, हमारे साथ फोन लाइन के जरिए जुड़ चुके हैं विनय लाल, मुंबई से हैं ये। विनय जी नमस्कार, क्या सवाल है आपका, पूछिए। मैम नमस्ते मैम, मेरा सवाल है, मेरे पास 11,800 आरबीएल बैंक के शेयर है। एक कॉस्टिंग मैंने कम करते करते 137 का अधिक कॉस्टिंग हुई है अभी। नाउ व्हाट शुड आई डू? ओके और आपके कॉस्ट के आसपास ही अब इस वक्त कारोबार कर रहा है। क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा आपने ली हुई है, 11,800 के शेयर्स हैं, बट नतीजे अच्छे आए हैं। और अभी देखिए पिछले कुछ समय से हम देख रहे हैं स्टॉक में तेज़ी है। आज ही अगर देखेंगे तो 10% की तेज़ी इस स्टॉक में देखने को मिल चुकी है। स्नेहा, आरबीएल बैंक पर आप राय दीजिए, चार्ट्स कैसे लग रहे हैं आपको और कहाँ तक जा सकता है, अगले टारगेट्स क्या देख रही हैं आप आरबीएल बैंक में? अगर रिसेंटली देखें तो एक अच्छा मूव आया है। आज के दिन ऑलरेडी इट्स अप 10%। एक रेजिस्टेंस था अराउंड 133-134 के आसपास, जो कि काउंटर ने सरपास किया है। अगर क्लोजिंग बेसिस पे इस तरह की क्लोजिंग आती है तो इट इज़ अ वेरी गुड इंडिकेशन
एंड मे बी ये काउंटर आपको जल्द ही 157 तक के लेवल दिखा देगा। और इसमें ओवरऑल जब भी ये क्रॉस करता है जिस तरह के अभी मोमेंटम है, तो आई थिंक अगर किसी को एवरेजिंग भी करना है और किसी को फ्रेश एंट्री भी करना है तो इधर से थोड़ा सा डिक्लाइंस पे कर सकते हैं, करंट लेवल्स के आसपास भी कर सकते हैं आप। और 157 की पहली टारगेट रहेगी और अगर क्रॉस करता है तो मे बी 200 प्लस लेवल्स भी देखने को मिल जाएंगे। तो आई वुड से इट्स अ गुड लेवल। और अगर किसी ने ऑलरेडी होल्ड किया है विद डिसेंट क्वांटिटी, उन्हें बिल्कुल ही होल्ड करना चाहिए। अगर एक स्टॉप लॉस की बात करें, स्टॉप लॉस रखना है तो दैट शुड बी अराउंड 119 के आसपास एक 6 स्टॉप लॉस लगा के इसे होल्ड करें। ओके ठीक है, तो स्टॉप लॉस भी आपको सुझा दिया गया है, होल्ड करने की राय को दी जा रही है आरबीएल बैंक में। अगला सवाल ले लेते हैं, ये व्हाट्सएप के जरिए हमें झारखंड से सुमन जी ने भेजा है। बीएचईएल पर इनका सवाल है, 1450 शेयर्स 65 की इनकी खरीद है, हल्का मुनाफा इनको हो रहा है इस स्टॉक में इस वक्त। आज हालांकि हम देख रहे हैं तो ज़्यादा कुछ एक्शन स्टॉक में नज़र नहीं आ रहा है। सिया आप ही सजेस्ट करिए, बीएचईएल पर क्या लेवल्स आप वॉच करेंगे? हल्का मुनाफा इनको इस वक्त हो रहा है, स्टॉप लॉस भी सुझाइए। अगर आप बेल देखें तो रिसेंटली लास्ट 4 मंथ से इसमें काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ दिखी है। अराउंड 44 लेवल से अगर ये देखें आप, ये स्टॉक कंटिन्यूसली चल रहा है। अपसाइड इमिडिएटली मुझे लगता है कि 70 जो ये लेवल्स है 70 के आसपास ट्रेड कर रहा है, बट 75 76 के आसपास तक एक ये मूव कंटिन्यू हो सकता है। और एक रेजिस्टेंस है वो लेवल के आसपास, पर जिस तरह की ओवरऑल मोमेंटम है और जिस तरह की मार्केट के ओवरऑल अभी जो स्ट्रेंथ देख रहे हैं हम, अगर जब भी ये 77 78 लेवल क्रॉस करता है तो एक इसमें बहुत ही अच्छी अपसाइड मूव पॉसिबल है, जिसके कारण यू कैन एक्सपेक्ट कि काउंटर 100 के ऊपर भी चला जाए। तो आई वुड सजेस्ट किसी की लॉन्ग्स है तो होल्ड करें। अगर स्टॉप लॉस की बात करते हैं तो स्टॉप लॉस जो है अभी इमिडिएटली दैट शुड बी अराउंड 64 के आसपास एक 6 स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करना चाहिए अगर किसी की ऑलरेडी लॉन्ग है। ठीक है, ऑलराइट, तो ये राय आपको बीएचईएल में दे दी गई है। चलिए अगला सवाल ले लेते हैं, और ये लुधियाना से विकी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन के जरिए। विकी जी नमस्कार, क्या सवाल है आपका, पूछिए। ऑलराइट, उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन उनका सवाल है हमारे पास। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 200 शेयर्स 49 के लेवल पर इन्होंने लिए हुए हैं इस वक्त। अगर हम देखेंगे तो मुनाफे में है ये, और 56 के आसपास स्टॉक इस वक्त कारोबार भी कर रहा है। विवेक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, इस कंपनी के भी नतीजे काफ़ी शानदार आए हैं और उसके बाद हम देख रहे हैं अच्छी तेज़ी भी आई थी स्टॉक में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के शेयर में। क्या करना चाहिए, इन्हें होल्ड करना चाहिए इस स्तरों पर? होल्ड करिए, और जिसके पास नहीं है उनको बाई भी करना चाहिए। देखिए बैंक में क्या हो रहा है, बहुत सालों बाद, मैं बोलूंगा करीबन 10-12 साल बाद ये बैंक एक रिवाइवल मोड पे आया है, और जो प्रीवियस लेगेसी था बैंक का वो सारा का सारा क्लीन अप होके अब बैंक एकदम राइट ट्रैक पे चल रहा है। और जो बैंक का मर्जर हुआ था, वैद्यनाथन अभी सीईओ है, मतलब हेड कर रहे हैं बैंक को। बहुत अग्रेसिव और बहुत अच्छे प्लान्स सुनने में आ रहा है कि है, तो होल्ड रखिए। बहुत समय बाद बैंक पॉजिटिव लग रहा है मुझे। अगर एक और क्वार्टर, 2 और क्वार्टर ऐसे ही रिजल्ट्स आते रहे तो ये आपको 100 के ऊपर भी मिल जाएगा, तो बाई रहेगा, इनफैक्ट जस्ट नॉट अ होल्ड। ओके, तो ये रहा है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पर आप होल्ड भी कर सकते हैं, और जिनके पास नहीं है उन्हें खरीदारी भी कर लेनी चाहिए। ये राय विवेक की तरफ से इस वक्त आपको दी जा रही है। लेकिन आप चलिए कुछ बीएसई स्टॉक्स पर भी नज़र डालें। सेंसेक्स तो 206 अंक ऊपर है। इसके अलावा अगर तेज़ी वाले शेयरों पर नज़र डालें तो आज बीएसई में देखिए भारती एयरटेल ऊपर है करीब 2%, पावर ग्रिड, टाइटन, डॉक्टर रेड्डीज और एमएनएम यहाँ पर करीब 1.25 से 2% की तेजी आज के सेशन में देखने को मिल रही है। वहीं कमजोर साइड पर आज बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, एशियन पेंट्स, नेस्ले, मारुति सुजुकी, यहाँ पर आज के दिन दबाव देखने को मिल रहा है। इसके अलावा अगर बीएसई इंडाइसेस पर नज़र डालें तो आज हम देख रहे हैं कि मेटल शेयरों में तो आज मजबूती है ही, टॉप गेनर है। इसके अलावा पीएसयू और ऑटो में भी आज अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। इंडेक्स करीब देखिए यहाँ पर भी 1 से 1.5% की मजबूती देखने को मिल रही है। इसके अलावा ऑयल एंड गैस, पावर, यहाँ पर भी अच्छी तेजी है। वहीं दूसरी तरफ आईटी इंडेक्स जो है वो हल्की कमजोरी के साथ आज कारोबार कर रहा है, लेकिन बाकी सभी सेक्टर इंडेक्स आज हरे निशान में ही ट्रेड कर रहे हैं। तो चलिए ये आपको एक बार सेंसेक्स पर आपको ये अपडेट।
लेकिन चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इस मार्केट में दिग्गज एक्सपर्ट्स का क्या व्यू बन रहा है, एक बार आपको ये भी सुनवा देते हैं। और मानसी हमारे साथ जुड़ चुकी है पूरी डिटेल्स के साथ। मानसी बताइए। बिल्कुल, तो दिग्गज एक्सपर्ट्स का बाजार को लेकर काफ़ी पॉजिटिव आउटलुक है और शुरुआत हम पाइपर सिरका के अभय अग्रवाल की राय से करेंगे। बाजार पर अपना आउटलुक शेयर करते हुए अभय अग्रवाल का ये कहना है कि बाजार पर तेज़ी जो है वो आगे भी जारी रहेगी और यहाँ पर डोमेस्टिक मार्केट्स के लिए सेंटिमेंट्स जो हैं वो काफ़ी पॉजिटिव यहाँ से आगे भी उन्हें नज़र आते हैं। सेक्टर स्पेसिफिक बाजार पर अपनी राय रखते हुए फाइनेंशियल सेक्टर, सर्विस सेक्टर, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी और ऑटो पर उन्होंने अपना बुलिश नज़रिया हमारे साथ शेयर किया है। तो ये सारे के सारे स्पेसेस हैं जिस पर नजर है अभय अग्रवाल की। इसके अलावा विकास खेमानी कार्नेलियन एसेट एडवाइजर्स से हमारे साथ जुड़े, बाजार पर अपना आउटलुक शेयर करते हुए उन्होंने कहा कि फाइनेंशियल, ऑटो, इंडस्ट्रियल्स पर आगे यहाँ से और तेजी के अनुमान है, तो यहाँ पर पॉजिटिव स्टांस बरकरार रखना चाहिए। वहीं मैन्युफैक्चरिंग और फार्मा सेक्टर पर भी उन्होंने अपना बुलिश स्टांस बरकरार रखा है। साथ ही स्टॉक स्पेसिफिक भी राय विकास की तरफ से बाजार पर आती हुई दिखी और स्टॉक्स का नाम लेते हुए विकास ने कुछ चुनिंदा स्पेसेस, कुछ चुनिंदा स्टॉक्स हैं जिनका जिक्र किया, जैसे कि एबी कैपिटल, इंडसइंड बैंक और आईसीआईसीआई बैंक। अगर आप समझेंगे यहाँ पर खरीदारी की सलाह विकास की तरफ से आती हुई दिखी और थीम को अगर पकड़ने की कोशिश करें तो बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स पर विकास का पॉजिटिव आउटलुक है। ये इनके सेक्टर स्पेसिफिक राय से भी और इनके स्टॉक सिलेक्शन से भी समझ आ रहा है। और अंत में मधु केला जो कि एमके वेंचर्स से हैं, उन्होंने बाजार पर अपनी राय हमारे साथ शेयर की और उनका ये कहना था कि फाइनेंशियल, फार्मा और इंडस्ट्रियल साथ ही इंफ्रा प्लेसेस हैं, ये तमाम स्पेसेस हैं जिन पर बुलिश आउटलुक है। फार्मा सेक्टर लगातार म्यूटेड एक्शन जरूर दिखा रहा है लेकिन यहाँ से धीरे धीरे ग्रोथ जो है वो बढ़ती हुई नजर आएगी, ये कहना है मार्केट के एक्सपर्ट्स का। और साथ ही आईटी सेक्टर पर मधु केला की बिकवाली की राय है। ग्लोबल फैक्टर्स हैं जो कि आईटी सेक्टर पर कनेक्ट रहते हैं और कंसर्न्स बिल्ट होते हुए दिख सकते हैं और इसी के चलते मधु केला का कहना है कि आईटी सेक्टर पर कॉशियस नजरिया रखना चाहिए। इनफैक्ट बिकवाली की राय उनकी तरफ से आती हुई। ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया मानसी ये सारी जानकारी देने के लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कुछ नतीजों का भी इम्पैक्ट समझ लेते हैं। थोड़ी देर पहले हम आईआईएफएल फाइनेंस के स्टॉक के बारे में बात कर रहे थे, 5% तेजी थी, लेकिन उसके अलावा भी कई सारे स्टॉक्स हैं जहां पर कि नतीजों के चलते शेयर प्राइस भी इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। और पूरी जानकारी लेकर वामाक्षी हमारे साथ जुड़ चुकी है। वामाक्षी बताइए। जी बिल्कुल, शुरुआत करते हैं हम आईआईएफएल फाइनेंस से। तो कंपनी का स्टॉक आज काफ़ी बज़ करता हुआ नज़र आ रहा है। दूसरे तिमाही के नतीजे कंपनी ने रिपोर्ट किए थे और ये नतीजे काफ़ी मजबूत थे। अगर हम आय को देखते तो यहाँ पे हमने करीब 21% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखी है। नेट प्रॉफिट भी 291 करोड़ से बढ़कर 397 करोड़ का हो गया। करीब 36% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ नेट प्रॉफिट में भी देखी है। एनआईआई भी करीब 30% तक चढ़ा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। लोन ग्रोथ भी काफ़ी मजबूत थी। एसेट क्वालिटी में भी सुधार नजर आई है। जीएनपीए घट चुके हैं 2.6% से 2.4% तिमाही दर तिमाही बेसिस पर। इसके अलावा एनपीए में भी हमने गिरावट देखी है 1.5% से लेकर 1.2% तक करंट क्वार्टर में। तो ओवरऑल देखें अच्छे नतीजे, एसेट क्वालिटी में सुधार और लोन ग्रोथ में मजबूती के चलते ये स्टॉक फोकस में है और आज ये स्टॉक ट्रेड में काफ़ी बस करता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा चेन्नई पेट्रो पर फोकस करेगा। स्टॉक में आज भारी गिरावट देखने मिली है। अगर हम कंसोलिडेटेड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर नतीजों को देखें तो काफ़ी अच्छे नहीं थे। आय में ही हम देख सकते हैं करीब 16% की गिरावट देखने में मिली है। पर ईबिटा पर अगर आप फोकस करेंगे यहाँ पर हमने काफ़ी भारी गिरावट देखी है, 93% तक गिरावट है। पैट भी 2358 करोड़ पर था और अब वो गिर कर हो गया है करीब 17 करोड़। तो काफ़ी भारी गिरावट पैट में भी देखने मिली है और इसका असर हम देख रहे हैं कि स्टॉक प्राइस पर भी नज़र आ रहा है। और आखिर में हम फोकस करते हैं ग्लैंड फार्मा पर। तो यहाँ पर भी हम देखें तो सारे पैरामीटर्स में कंपनी का ईयर ऑन ईयर बेसिस पर डिक्लाइन नजर आया है। आय में करीब 3% की गिरावट, ईबिटा भी करीब 21.2% से गिरा है। ईबिटा मार्जिन में भी हमने भारी गिरावट देखी है, 34.9% पे थे और अब वो गिर कर हो गए हैं 28.4%। इसके ऊपर सिटी की एक रिपोर्ट भी आई थी, उन्होंने बिकवाली की राय बरकरार रखी और लक्ष्य भी उन्होंने इनफैक्ट घटाया है, 1920 का लक्ष्य दिया है। उनके मुताबिक जो नई लॉन्चेस है वहाँ पर भी कंपनी को भारी कंपटीशन नजर आ रही है जो एक नेगेटिव फैक्टर है और उनके जो कंपेटिटिव डायनामिक्स है वो आगे चलते हुए और बिगड़ सकते हैं, ऐसी उम्मीद कर रही है सिटी। इसी के चलते ग्लैंड फार्मा भी फोकस में है। स्टॉक में हम भारी गिरावट दिख रहे हैं। ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया वामाक्षी आपका ये सारी जानकारी देने के लिए। तो ये कुछ नतीजों का इम्पैक्ट जिन जिन स्टॉक्स में दिख रहा है ये हमने आपको बताया और उसके नतीजों का एनालिसिस भी आपके सामने रखा। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। विवेक आपका बहुत बहुत धन्यवाद और स्नेहा आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम स्टॉक्स पर अपनी रणनीति भी सुझाने के लिए।